सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर भी हुए होंगे। और आज एक बार हम लोग दोबारा से ओवरऑल यूएनसीआरपीडी पे लाइव डिस्कस करेंगे। तो सारे स्टूडेंट कॉपी पेन के साथ और अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हुए बैठेंगे पूरी तरह से। आई होप आप सब लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने मूल टॉपिक पे। यूएनसीआरपीडी एक बार ऑलरेडी पूरे टॉपिक का डिटेल्स लेक्चर आप लोग सुन चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग अवेयर भी हो चुके होंगे। तो पढ़ने में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं यूएनसीआरपीडी पे। तो यूएनसीआरपीडी देखा जाए तो यूएनसीआरपीडी एक लेजिस्लेशन है, कहीं ना कहीं संवैधानिक निकाय है, नीति है। तो यूएनसीआरपीडी का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। तो जैसा कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम लोग इसके इतिहास के और महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ यूएनसीआरपीडी के अंतर्गत क्या लिखा गया है, इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यूएनसीआरपीडी का इतिहास, महत्व और इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो यह दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। यानी किसके लिए है ये जो यूएनसीआरपीडी लेजिस्लेशन बना हुआ है? तो मेन रूप से दिव्यांगों के लिए है। जब दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, तो इस संबंध में बहुत सारे राष्ट्रों ने अलग अलग अपनी चिंताएं व्यक्त किया था कि अलग से एक कानून बनाए जाने की जरूरत है। तो यह दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। यानी अंतरराष्ट्रीय का मतलब बहुत सारे राष्ट्र जिसमें मिल करके उस समझौते पे अपने सिग्नेचर किए हों, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय संधि बोला जाता है। तो यह दिव्यांगों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 से 1992 तक दिव्यांगों का दशक घोषित किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1981 पहली बार विश्व विकलांग दिवस यानी 1981 को डिकेड ऑफ द डिसेबल्ड ईयर्स के रूप में घोषित किया गया था। तो 1981 से लेकर के 1992 तक दिव्यांगों का दशक घोषित किया गया था। और किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट, यूएनसीआरपीडी जैसे अंतरराष्ट्रीय संघ के लिए चर्चा इसी दौरान आरंभ हुई। यानी जब 1981 से लेकर के 1992 तक दिव्यांगों का वर्ष घोषित किया गया, तो इसी दौरान ही यूएनसीआरपीडी जैसे संधि के लिए लोगों ने चर्चा किया। दिव्यांगजनों के दशक के दौरान जिन बातों को कार्यान्वित किया जाना था, उसकी समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। ये चीज बताया जा रहा है कि दिव्यांगजनों के दशक के दौरान, यानी वही 81 से लेकर के 92 के बीच जब दिव्यांगों का दशक चल रहा था, उसी दौरान जिन बातों को कार्यान्वित किया जाना था, उसकी समीक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा ने एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। 1987 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि विश्व भर में दिव्यांगजनों के लिए
या दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई जानी चाहिए। यानी जो एक अंतर्राष्ट्रीय 1987 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि विश्व भर में दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभाव को मिटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई जानी चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्र के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि जिस प्रकार से दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इटली और स्वीडन ने इस तरह के संधि की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, परंतु इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। यानी सबसे पहले इटली और स्वीडन ने इस तरह के संधि की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, परंतु इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। विश्व की कई सरकारों ने कहा उस समय मानवाधिकारों से संबंधित दस्तावेज पर्याप्त थे और एक नई संधि की आवश्यकता नहीं थी। जब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के माध्यम से दिव्यांगजनों के साथ होने वाले भेदभावों के संबंध में अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बोला गया, तो उसमें बहुत सारी सरकारों ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पहले से ही ऐसे एक्ट, कानून, लेजिस्लेशन बने हुए हैं, जो कि नया कानून बनाए जाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है और एक नई संधि की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार से अपना सजेशन दिया। इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के 10 देशों ने 1993 में स्टैंडर्ड रूल ऑन इक्वलाइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज नामक एक दस्तावेज को एडॉप्ट कर लिया। यानी ये बताया जा रहा है कि जब कमेटी का गठन हो गया, कमेटी में सुझाव मांगे गए और सुझाव भी अलग अलग राष्ट्रों ने ये दिया कि दिव्यांगों के लिए पहले से ही हमारे पास इतने पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं कि नया कानून बनाए जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र के 10 देशों ने, कितने देशों ने? 10 देशों ने कब? 1993 में एक स्टैंडर्ड्स रूल ऑन इक्वलाइजेशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज नामक एक दस्तावेज को एडॉप्ट कर लिया। यह दस्तावेज नॉन कंपलसरी था, यानी इसमें लिखी बातों को विश्व भर की सरकारें मानने के लिए बाध्य नहीं थी। यह जो दस्तावेज बनाया गया, तो यह दस्तावेज एक होता है कंपलसरी और एक होता है नॉन कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये होता है कि अनिवार्य रूप से उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, और नॉन कंपलसरी ये होता है कि जब अनिवार्य रूप से मानने के लिए बाध्य न किया जाए। तो यह दस्तावेज नॉन कंपलसरी था, यानी इसमें लिखी बातों को विश्व भर की सरकारें मानने के लिए बाध्य नहीं थी। सन 2000 में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए विश्व की 5 बड़ी गैर सरकारी संस्थाओं ने सभी सरकारों से अपील की कि वे दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा से पास कराएं। यानी ये बताया जा रहा है कि सन 2000 में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए काम करने के लिए विश्व की 5 बड़ी गैर सरकारी संस्थानों ने, यानी एनजीओ सेक्टर, यानी विश्व भर में जो काम एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो विश्व भर की 5 बड़ी संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाएं आगे आई और आगे आकर के सरकारी संस्थानों ने सभी सरकारों से अपील की। क्या अपील किया? कि वे दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा से पास कराएं। ऐसा उन्होंने सुझाव दिया गैर सरकारी संस्थाओं ने
आगे आकर के कि सरकारों के सामने इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाई जाए और उसको सरकारों के द्वारा पास कराया जाए। आखिरकार 2001 में मैक्सिको द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संधि का प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जब गैर सरकारी संस्थाओं ने इस पे थोड़ा सा पहल किया कि दिव्यांगजनों के हक और अधिकारों के लिए इस तरह का कानून बनाया जाए और अपने अपने राष्ट्र सरकारों से उसको पास कराया जाए, तो आखिरकार 2001 में मैक्सिको द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संधि का प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। किसने गठन किया? मैक्सिको के द्वारा 2001 में इस तरह की कमेटी का गठन किया गया। मैक्सिको और न्यूजीलैंड द्वारा विशेष रूप से इस संधि के काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। फिर मैक्सिको और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर के इस तरह की संधि को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया और आखिरकार 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNCRPD को एडॉप्ट कर लिया। कब एडॉप्ट किया? 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने UNCRPD को एडॉप्ट कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा UNCRPD को एडॉप्ट कर लिया गया। इस तरह से UNCRPD ने पूरे विश्व का समर्थन प्राप्त करने वाले मानवाधिकार वाले दस्तावेजों में शामिल हो गया। इस प्रकार से जब 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सभा ने इसको एडॉप्ट कर लिया, तो देखा जाए तो UNCRPD ने पूरे विश्व को समर्थन प्राप्त करने वाले मानवाधिकार वाले दस्तावेजों में शामिल हो गया। अर्थात देखा जाए तो UNCRPD को पूरे विश्व भर का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 21 मार्च 2007 के दिन UNCRPD को हस्ताक्षरों के लिए खोल दिया गया। इस संधि में एक शर्त यह थी कि यह संधि तभी लागू मानी जाएगी जब इसे कम से कम 20 देश रेटिफाई कर देंगे। अभी मैं आगे आपको रेटिफाई बताऊंगा कि रेटिफाई क्या होता है। यानी जब बनकर के तैयार हो गई और तैयार होने के बाद एटलीस्ट 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा इसको एडॉप्ट कर लिया गया। तो एडॉप्ट करने के बाद पूरे विश्व भर के जो मानवाधिकार वाले दस्तावेज थे, उन मानवाधिकार के दस्तावेजों की लिस्ट में UNCRPD भी शामिल हो गया। 21 मार्च 2007 के दिन UNCRPD को हस्ताक्षरों के लिए खोल दिया गया। इस संधि में एक शर्त यह थी कि यह संधि तभी लागू मानी जाएगी जब इसे कम से कम 20 देश रेटिफाई कर देंगे। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में हस्ताक्षर और रेटिफिकेशन अलग अलग बातें होती हैं। यानी हस्ताक्षर करना अलग बात होती है और उसको रेटिफाई करना अलग बात होती है। जब किसी देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करती है, तो इसका अर्थ केवल इतना होता है कि वह सरकार उस संधि को अपने देश में लागू करना चाहती है। अगर कोई भी मसौदा या कोई कार्यक्रम या कोई संधि या कोई लेजिस्लेशन बन करके तैयार होता है, तो उस पे पहले हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हाँ, उस कार्यक्रम को, उस नीति को आप अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं। हस्ताक्षर का मतलब सिर्फ इतना होता है। लेकिन केवल हस्ताक्षर कर देने भर से कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संधि को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता है। अगर सिर्फ हस्ताक्षर कर दिया गया है तो उसको हम लागू करना चाह रहे हैं अपने यहाँ, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा कि उस चीज को वह देश लागू ही करे। हस्ताक्षर करने के बाद संधि को अपने संसद में स्वीकृत के लिए रखा जाता है। जब संसद की स्वीकृत मिल जाती है
और अन्य प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो यह कहा जाता है कि इस संधि को देश ने रेटिफाई कर दिया। अब रेटिफाई का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने आया कि सिग्नेचर करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एप्लीकेशन हमने बनाया और आप लोगों की सहमति चाहते हैं कि भाई ये काम करना चाह रहे हैं, क्या इसमें आप लोगों की भी रजामंदी है हमारे साथ? अगर है तो हम इस चीज के लिए पैरवी करने के लिए तैयार हैं। आप मेरे साथ अगर खड़े हैं तो इस चीज में आप लोग भी हस्ताक्षर करें। तो हस्ताक्षर करने का आशय सिर्फ ये है कि हाँ आप भी चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाध्य किया जाए और उस काम को करने के लिए आप बाध्य हैं अगर आपने हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर करने के बाद जब रेटिफाई की बात आती है तो उस कानून को कहीं ना कहीं सांसद में पेश किया जाता है और जब सांसद से उसकी स्वीकृत मिल जाती है तब जाकर के वह कानून पूरी तरह से रेटिफाई हो जाता है। संधि को रेटिफाई करने की ही वह देश संधि को इतना आप लोग बीच बीच करके परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आफरीन खातून महोदया अभी ज्वाइन हो रही हैं। कितना भी बोला जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन आप लोगों के ऊपर तनिक भी इस बात का असर नहीं होता है। संधि को रेटिफाई करते ही वह देश संधि को मानने और उसे लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाता है। यानी जब सिग्नेचर भी हो जाते हैं और रेटिफाई भी हो जाता है तो वह देश उस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हो जाता है। भारत ने यूएनसीआरपीडी को 1 अक्टूबर 2007 को रेटिफाई किया था। अगर आपसे पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार कब किया गया, तो हमने बताया 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया गया और 21 मार्च 2007 के दिन यूएनसीआरपीडी के हस्ताक्षरों के लिए इसको खोला गया था। इसके बाद भारत ने यूएनसीआरपीडी को 1 अक्टूबर 2007 को रेटिफाई किया था। यानी अगर रेटिफाई को पूछा जाता है कि रेटिफाई कब किया था, तो 1 अक्टूबर 2007 को इसको रेटिफाई किया था, अर्थात सांसद में पेश किया गया था और सांसद से उसकी मंजूरी मिल गई थी। 20 देशों द्वारा रेटिफिकेशन के बाद 3 मई 2008 को यूएनसीआरपीडी पूरे विश्व में लागू हो गया। कब लागू हुआ? 3 मई 2008 को यूएनसीआरपीडी पूरे विश्व भर में लागू हो गया। बना आपका 2006 में है, लागू आपका 2008 में हुआ है और रेटिफाई इसको 1 अक्टूबर 2007 को किया गया है और 3 मई 2008 को यूएनसीआरपीडी पूरे विश्व में लागू हो गया है। यूएनसीआरपीडी एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इसके प्रमुख 2 भाग हैं। पहला भाग प्रीएम्बल है। 25 पैराग्राफ में लिखे गए प्रीएम्बल में यह बताया गया है कि इस संधि को क्यों बनाया गया है। यानी ये बताया जा रहा है कि यूएनसीआरपीडी एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है, राष्ट्रीय नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग का नाम दिया गया है प्रीएम्बल। 25 पैराग्राफ में लिखे गए प्रीएम्बल में यह बताया गया है कि इस संधि को क्यों बनाया गया है। पहले तो इसका पहले भाग में बनाए जाने के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। प्रीएम्बल के पैराग्राफ में पूरे विश्व की सरकारों ने यह माना है कि पूरे विश्व में दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। यानी जो पहला भाग है और जिसका नाम दिया गया है प्रीएम्बल, उसमें 25 पैराग्राफ हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं उद्देश्यों की बात लिखी गई है। तो उद्देश्यों में यह बताया गया है कि प्रीएम्बल के पैराग्राफ में पूरे विश्व भर की सरकारों ने यह माना है कि पूरे विश्व में दिव्यांग जनों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। प्रीएम्बल में वियना डिक्लेरेशन में प्रोग्राम ऑफ एक्शन से लिए गए शब्दों को भी शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड।
इन शब्दों को यूएनसीआरपीडी के प्रियम्बल में शामिल करके दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों को अन्य सभी लोगों के मानवाधिकारों के बराबर रखा गया है। ये बात जो बोली गई है, तो कहीं न कहीं इसमें कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह से एक सामान्य व्यक्तियों को अधिकार मिल रहे हैं, उसी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों को भी अधिकार मिलने चाहिए। प्रियम्बल के बाद यूएनसीआरपीडी में 50 आर्टिकल का एक सेट दिया गया है, जिसमें यूएनसीआरपीडी के उद्देश्यों, सिद्धांतों, विश्व के देशों में अन्य जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। यानी ये बताया जा रहा है कि प्रियम्बल के बाद यूएनसीआरपीडी में पहले वाले में तो जो आपका प्रियम्बल था उसमें 25 पैराग्राफ थे। इसके बाद प्रियम्बल के बाद यूएनसीआरपीडी में 50 आर्टिकल आपके अनुच्छेद होते हैं। आर्टिकल का एक सेट दिया गया है, जिसमें यूएनसीआरपीडी के उद्देश्यों, सिद्धांतों, विश्व के देशों में अन्य जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है, जिससे पूरे विश्व में यूएनसीआरपीडी को पूरे विश्व में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, ये बताया गया है। आर्टिकल फर्स्ट में इस संधि के उद्देश्य को बताया गया है। इस संधि का उद्देश्य आगे है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 2 में 2 कॉन्सेप्ट की परिभाषाएं दी गई हैं, जिनका जिक्र संधि में किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि संवाद क्या है, भाषा क्या है, भेदभाव किसे कहा जाएगा, यूनिवर्सल डिजाइन क्या चीज है और रीजनेबल क्या है। इस तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है। जो आर्टिकल 2 का कॉन्सेप्ट है, उस आर्टिकल 2 के कॉन्सेप्ट में संधि के अंतर्गत ये बताया गया है कि संवाद क्या है। संवाद यानी कि वार्तालाप, जब किसी मुद्दे पे कई सारे लोग आपस में इकट्ठा होकर के चर्चा करते हैं, तो उसको हम लोग संवाद कहते हैं। भाषा क्या है, लैंग्वेज के बारे में है। भेदभाव किसे कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी एक तरह से की जानी, तो भेदभाव किसे कहा जाएगा। यूनिवर्सल डिजाइन, जिसको सार्वभौमिक कहते हैं कि सभी को एक समान क्या चीज है, और रीजनेबल क्या है, इन चीजों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 3 में यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन सिद्धांतों में चुनाव करने की स्वतंत्रता, भेदभाव को दूर करना, दिव्यांगजनों को पूर्ण एवं प्रभावी ढंग से जोड़ना, अवसरों में समानता इत्यादि शामिल है। यानी जो आर्टिकल 3 है, तो आर्टिकल 3 में यह बताया गया है कि चुनाव करने की स्वतंत्रता कैसे होनी चाहिए, भेदभाव को किस प्रकार से दूर किया जाए, साथ साथ दिव्यांगजनों को पूर्ण एवं प्रभावी ढंग से किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, अवसरों में समानता किस प्रकार से दी जा सकती है। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 4 में देशों के जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई करने वाले देशों को इस संधि के क्रियान्वयन हुए नई नीतियां बनानी होंगी। साथ साथ आर्टिकल 4 में यह भी बताया गया है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बहुत सारे देशों ने इस पे सिग्नेचर किया है और बहुत सारे देशों के सरकारों ने इसको रेटिफाई किया है। तो जब रेटिफाई किया है, तो उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि दिव्यांगजनों के क्रियान्वयन हेतु नीतियां भी बनाई जानी चाहिए। पहले से बनी नीतियों को बदलना या समाप्त करना होगा जो दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव करती हैं। ये भी नेक्स्ट आगे के स्टेप में ये बताया गया है कि पहले से अगर कोई ऐसी नीति बनी हुई है जो दिव्यांगजनों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसी नीतियों को बदलना होगा या समाप्त करना होगा। इसके अलावा रेटिफाई करने वाले देशों को रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए यूनिवर्सल डिजाइन को बढ़ावा देना होगा। जिन राष्ट्र देशों ने इसको रेटिफाई किया है, इसमें हस्ताक्षर किया है, तो उनको यूनिवर्सल डिजाइन को बढ़ावा देना होगा और डेवलपमेंट जरिए पे कहीं ना कहीं रिसर्च करना होगा। ऐसी सेवाएं, उपकरण उन्नत करने होंगे जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक सिद्ध हों।
ये किसी एक राष्ट्र का काम नहीं होता है। कोई राष्ट्र कुछ काम कर रहा है, कोई राष्ट्र कुछ काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मिल करके अपनी रिपोर्टें साल 2 साल के बाद जा करके संयुक्त राष्ट्र संघ को सम्मिलित की जाती हैं, जो प्रगति होती है उस काम से। आर्टिकल 5 में समानता और भेदभाव के विषय में विस्तार से बताया गया है। जो आर्टिकल 5 है इसका, तो उसमें भेदभाव के विषय में विस्तार से बताया गया है। यूएनसीआरपीडी के अन्य आर्टिकल में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों के राजनीतिक व लोक सेवाओं में भागीदारी जैसी विशिष्ट मुद्दों के बारे में लिखा गया है। अप्रैल 2018 तक 161 देश यूएनसीआरपीडी के सिग्नेटरी देश बन चुके हैं। यानी शुरुआत में तो पता है कि आपको 20 या 21 देशों ने इसको मिलकर के रेटिफाई किया था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अप्रैल 2018 तक 161 देश यूएनसीआरपीडी के सिग्नेटरी देश बन चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं इसको अपना चुके हैं 121 देशों ने, सॉरी 161 देश हैं। 2018 अप्रैल 2018 की प्रगति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 161 देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर चुके हैं। यूएनसीआरपीडी पूरे विश्व के दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों के रूप में कार्य कर रही है। यानी जो यूएनसीआरपीडी है वो पूरे विश्व के दिव्यांगजनों के मानवाधिकारों के बारे में है। आई होप आप सारे लोग अपना कमेंट्स दीजिएगा, कैसा लगा। इसके पहले बाकी चीजों के बारे में को और नोट्स भी दिया हुआ है पूरा, कल के लेक्चर समाप्त होने के बाद। और जो लेक्चर दिया था वो पूरा ओवरऑल 3 पार्ट्स में ऑडियो लेक्चर भी इसका आप लोगों को प्रेजेंट किया था। आई होप सारी पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ शेष रहा होगा तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आ गई, और बहुत सारी नई चीजें भी जो उन लेक्चर्स के दौरान नहीं मिली थी, वो चीजें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता चल गई। तो आप लोग एक बार अपना कमेंट्स के थ्रू फीडबैक दें और बताएं कि आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को। प्लीज रिप्लाई सभी लोग।